अब बातें कर रहे हो? गर्दन को दबा रहा है उसके। बेटा हम लोगों ने चैप्टर अभी फिनिश किया था, उसका नाम क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम लोग जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप लोग पहले ही बताओ मुझे, बेटा बोलो मतलब सभी बच्चों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चन लगा लिए? और तुम लोग चार में बैठे एक सीट पे, इतना सीट खाली है पीछे। एक अगले आ जाओ, कंफर्ट हो तो बैठे रहो। चलो ठीक है, जो भी है आप लोग पहले ये बताओ मुझे, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर है। वैसे मुझे पढ़ाना चाहिए था जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन उसके बाद, लेकिन बीच में शेड्यूल में एक चैप्टर आ गया जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। चलो कोई बात नहीं, वो फिनिश हो गया चैप्टर बाद में। सब बच्चों ने क्वेश्चन लगा दिया करो, तुरंत 1 घंटा दिया करो, 2 घंटा उस पर लगा के फिनिश किया करो। अभी आप लोग बच्चे लगा रहे होंगे। चलो, और आपका जो संडे को टेस्ट है, सुनो वो जब भी होगा आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस आएगा समथिंग मतलब संडे को, और फर्स्ट ईयर का ही होगा सब कुछ, सही है? फुल लेंथ टेस्ट होगा। हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक चैप्टर आ रहा है, पूरा आपका फर्स्ट ईयर है, कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। तो आप लोग इतना तैयार रहो जिससे ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं किस यूनिट से आ रहा है, किस चैप्टर से आ रहा है, ओवरऑल आ रहा है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। याद रहे क्या होता है, मैंने कोई टेस्ट नहीं देखा है। हाँ, ऐसा भी रहेगा। आप लोग तो ऐसे पढ़ो ना, कहीं से भी आ सकता है कुछ भी, जैसे नीट का पेपर कहीं से भी आ सकता है, ऐसे ही आ सकता है। हाँ, संडे को होगा। और इसी संडे को वोटिंग का होता है। और आप लोगों को तो फायदा है, टेस्ट हो रहे हैं तो टेस्ट होना चाहिए। आप लोग तो और कहो, वो कह रही वोटिंग करवा लो। दूसरी बात सुनो, में खर्चा आता है सर। सही है, ठीक है। जितने बच्चे बैठे यहाँ पे बेटा, सब लोग मेहनत से, और कोई भी टेस्ट को छुट्टी नहीं करेगा, और पूरी फुल स्ट्रेंथ से आप लोग आओगे टेस्ट देने। और बिल्कुल एक अपना एक टारगेट बनाया करो कि मुझे इतने क्वेश्चन सही करने हैं और मेरा कोई क्वेश्चन गलत ना जाए, ठीक है? ये आप लोग सोचा करो और पूरा तैयारी करके अच्छे से आना है, ठीक है? और फर्स्ट ईयर का आप लोग सारे चैप्टर को रिवाइज करो बैठी घर पे, बायोलॉजी के टोटली चैप्टर को। शनिवार को मैं एक बार, कब है शनिवार? कल है। चलो कल में अगर आपको कोई डाउट हो फर्स्ट ईयर में तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग कल, ठीक है? मैं एक टाइम दूंगा आपको 2 घंटे, 1 घंटा, और आप लोग पूछ सकते हो कोई भी आपको फर्स्ट ईयर में डाउट है तो, ठीक है? बगैर आप लोग बातें मत करो। हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पहले थोड़ा समझते हैं हम लोग, क्योंकि हमने पहला चैप्टर जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप लोग ये बताओ, जेनेटिक्स मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था जेनेटिक्स का सिंपल सा मतलब होता है जहां पे हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए होता है, वो कैसे वर्क करता है और कैसे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? ये तो हम पढ़ रहे थे। इसको लेके कि मैंने बताया था इनहेरिटेंस और वेरिएशन का मतलब भी होता है। इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि कैरेक्टर होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी, ये तो बताया था। इसके बाद मैंने कहा था कि जो एक साइंटिस्ट थे मेंडल, उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे, और उन्होंने बताया कि कैसे करके, यानी कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जो कैरेक्टर होते हैं वो ट्रांसफर कैसे होते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी। दूसरा वेरिएशन का मतलब होता है बेटा, अगर आपको पता है अगर कैरेक्टर पेरेंट से ही ट्रांसफर हो रहे हैं तो फिर वेरिएशन क्यों आते हैं? आपने देखा होगा वेरिएशन किस रेशियो में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर फादर मान लिया घंटे, मम्मी भी घंटे, तो बच्चे लंबे हो जाते हैं कभी, तो वो वेरिएशन फिर क्यों आते हैं? सही है, ये मन में बहुत लोगों के डाउट थे। तो साइंटिस्ट मेंडल ने क्या किया, एक पी प्लांट लिया और उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है? और उन्होंने बताया, जैसे आपने देखा मोनोहैबिटोस देखा, आपने डाईहैबिटोस देखा, ठीक है? आप लोगों को मैंने बताया कि जेनेटिक्स में हमने पहले तो ये देखा कि मेंडल ने मटर का प्लांट क्यों चूज किया, तो मैंने कहा उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, वहां पे बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे कैरेक्टर जो पेयर में हो, जहां पे हम लोग बता सकें
कि हाँ अपोजिट कैरेक्टर हूँ, और जहाँ पे हम बता सकें कि एक जैसे एक कैरेक्टर टाल है, कैसा है, ड्वार्फ है, सही है, तो वो क्या हो गया, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसके बाद मैंने कहा था उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे और 14 ट्रेट थी, जिनमें उन्होंने सीड कलर लिया, सीड शेप लिया, फ्लावर कलर लिया, फ्लावर पोजीशन लिया, पॉट शेप, पॉट कलर, और इसके बाद स्टेम हाइट। ये उन्होंने इतने कैरेक्टर लिए थे 7, और 7 कैरेक्टर में को लेके उन्होंने क्रॉस कराए। तो इन्होंने उस टाइम उन्हें क्रोमोसोम के पैटर्न की जानकारी नहीं थी, उन्हें डीएनए के बारे में नॉलेज नहीं थी, उन्हें जीन्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनके बाद में जाके एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक बैठे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा उन्होंने पहले एक क्रॉस कराया जिसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। उन्होंने एक कोई कैरेक्टर को लेके, सही है, जैसे उन्होंने स्टेम हाइट लिया, यानी कि पेरेंट्स 1 टॉल था और पेरेंट्स 2 क्या था, ड्वार्फ था, तो उन्होंने क्रॉस कराया। तो आपको बताया F1 जनरेशन में हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली थी, जहां पे सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। पता है आप लोगों को? मेंडल के मन में आया कि यहाँ पे सारे प्लांट टॉल हैं, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर कहाँ गया, क्योंकि उन्होंने एक पेरेंट्स कैसा लिया था, ड्वार्फ लिया था। तो उन्होंने जब सेल्फिंग कराई उनके बीच, और सेल्फिंग कराई तो उन्हें पता लगा कि एक रेशियो आया फिनोटाइपिक था जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1, यानी कि 3 प्लांट टॉल थे और एक प्लांट कैसा था, ड्वार्फ था। और जब जीनोटाइप देखा तो 1:2:1 आया, यानी कि एक प्लांट प्योर टॉल था और दो थे जो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में थे, कैपिटल डी स्मॉल टी, और एक प्लांट कैसा था, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो उन्होंने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने बताया कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो हमेशा जो कैपिटल टी होता है, यानी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, वो अपनी डोमिनेंसी शो करता है, और रिसेसिव वाला अपना डोमिनेंस शो नहीं करता है। अपने कैरेक्टर को अगले जनरेशन में जाकर ट्रांसफर तो कर सकता है, लेकिन उस टाइम वो उस जनरेशन को फिनोटाइप उसका नहीं दिखेगा। जैसे आपको बताया जब हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था तो सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। ये क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद हम लोगों ने उन्होंने एक लॉ और दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जहां उन्होंने बताया था कि जब 2 एलील होते हैं तो हमेशा वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे एलील क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी कि 50% बनेंगे कैपिटल टी वाले, 50% होंगे स्मॉल टी वाले। क्लियर है इतना आपको? ठीक है। इसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी प्लांट थे जैसे डॉग फ्लावर, जहां पर उन्होंने देखा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा था। इनकम्प्लीट का मतलब था कि वहां पे हाँ दोनों जो कैपिटल टी था वो अपनी पूरी तरीके से डोमिनेंस शो नहीं कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का जब क्रॉस कराया, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो उन्हें F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली, लेकिन वहां पे प्लांट कैसे थे, ना तो रेड थे ना ही व्हाइट थे, कैसे थे, पिंक थे। कैसे थे? और जब उन्होंने सेल्फिंग कराई तो उन्होंने देखा कि फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 था और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 था। इतना आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है। इसके बाद उन्होंने देखा कोडोमिनेंस, वहां पे ये देखा ब्लड ग्रुपिंग में। इन्होंने ये बताया कि ब्लड ग्रुपिंग जो होते हैं उनमें पेरेंट्स 1 और पेरेंट्स 2, 2 पेरेंट्स होते हैं और दोनों के एलील अपना कैरेक्टर को शो करते हैं। जैसे जीन जो ब्लड ग्रुपिंग का जीन था वो आई था और उन्होंने देखा उसके 3 एलील थे, IA, IB और खाली आई। ठीक है, उन्होंने देखा अगर पेरेंट्स 1 से IA मिल रहा है और पेरेंट्स B से IB मिल रहा है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप कैसा होगा, AB, मतलब दोनों ही एलील अपना कैरेक्टर को शो कर रहे थे। तो वो उन्होंने बताया कोडोमिनेंस। क्या बताया बेटा? ये आपको इतना क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? अगले हम लोगों ने पढ़ा था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब था उन्होंने 2 कैरेक्टर को लेके इनहेरिटेंस करवाया। 2 कैरेक्टर का मतलब था सिंपल सा कि जहां उन्होंने देखा एक तो लिया सीड शेप और एक लिया सीड कलर। सीड शेप का मतलब था उन्होंने एक तरफ लिया राउंड एक तरफ लिया रिंकल्ड, और सीड कलर पे एक तरफ लिया येलो एक तरफ लिया ग्रीन। वो देखना ये चाह रहे थे कि अगर हम पेरेंट्स 1 में 2 कैरेक्टर लेते हैं और पेरेंट्स 2 में कितने कैरेक्टर लेते हैं, 2, तो इसका मतलब ये है कि जब वो चिल्ड्रंस में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, तो क्या वो कैरेक्टर दोनों इंडिपेंडेंसी शो करते हैं। मतलब मैंने सिंपल सा बताया था, अगर किसी के फादर लंबे हैं गोरे हैं तो ऐसा, और मम्मी कैसी घंटी है काली है, तो ऐसा नहीं कि बच्चा जो घंटा होगा वो काला ही होगा और जो लंबा होगा वो गोरा ही होगा। लंबा वाला काला भी सकता है और छोटा वाला गोरा भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि 2 कैरेक्टर जो ऑफिसर में जाते हैं वो क्या शो करते हैं, इंडिपेंडेंसी। सही है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते। और इसीलिए उन्होंने देखा कि रेशियो ने मिला था 9:3:1 फिनोटाइपिक। ठीक है, उन्होंने देखा देखो उन्होंने पेरेंट्स 1 में लिया था राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन उन्होंने देखा तो उन्हें मिला राउंड के साथ येलो भी मिला और राउंड के साथ ग्रीन भी मिला, और रिंकल्ड के साथ येलो भी मिला और रिंकल्ड के साथ ग्रीन भी मिला। इसका मतलब न्यू जो रेशियो आया वो रेशियो आया 3:3
3:3 में, यानी कि सिंपल रेशियो था 1:1। इसके बाद उन्होंने एक लॉ दिया था, इसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि जो कैरेक्टर होते हैं वो हमेशा क्या शो करते हैं, इंडिपेंडेंसी शो करते हैं, और जो अगर अगली जनरेशन में जाएंगे तो वो हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे कैरेक्टर ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ लिया था क्रॉस के चलते। उसके बाद बेटा देखो थोड़ा सा और अगले आए तो कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे यहाँ पे आए सूटन एंड बोवेरी, ठीक है। उन्होंने तब तक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी और उन्होंने एक्चुअली बताया कि जो कैरेक्टर होते हैं वो किस थ्योरी को फॉलो करते हैं, क्रोमोसोम को, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इसीलिए उन्होंने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने ये बताया कि बेसिकली क्रोमोसोम ही होते हैं जो कैरेक्टर को लेके आते हैं किसमें, प्रोजेनी में। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं जिस प्रकार से क्रोमोसोम का बिहेवियर होगा जब सेल डिवाइड करती है, डिप्लॉइड सेल होती है, उससे हैप्लॉइड सेल बनती है, तो बेटा ये बताओ पापा से जो बच्चे में स्पर्म में आता है या जो बच्चे जिससे जिस सेल गैमीट बनता है तो वहां से क्या आते हैं, क्रोमोसोम ही तो आते हैं। आधे क्रोमोसोम पापा के, आधे क्रोमोसोम मम्मी के, और वो दोनों आके डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो इनहेरिटेंस होता है वो किसको फॉलो करता है, क्रोमोसोमल थ्योरी को। मतलब जिस टाइप से क्रोमोसोम जाएंगे उस सेल में जो गैमीट है उसी हिसाब से कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे, और ये बात सही है। इसीलिए आपको बताया अगर एलिफेंट का डीएनए है तो उससे जो बच्चा बनेगा वो एलिफेंट ही बनेगा, सही है। अगर चूहा का डीएनए है तो बच्चा कैसा बनेगा, चूहे की तरह बनेगा, क्योंकि उसमें जो आधे क्रोमोसोम आए फादर के वो किसके आए, चूहे के ही आए। अब उस टाइम पे इतनी डिस्कवरी नहीं थी, लेकिन पता लगा कि भाई क्रोमोसोम भी तो डीएनए से बना है, और मेन जो खेल चल रहा है वो किसका चल रहा है, डीएनए का। यानी कि डीएनए ही तो कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है, जिसका जैसा डीएनए वैसे उसका प्रोजेनी। समझ गए हम लोग। तो उन्होंने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे टीएच मॉर्गन। कौन आए थे, और टीएच मॉर्गन ने किसको लिया था एक्सपेरिमेंट में, ड्रोसोफिला। उन्होंने देखा, उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक दिया लिंकेज और एक दिया रिकॉम्बिनेशन। उन्होंने ये बताया बेटा कि यानी कि अगर उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस कराया, ड्रोसोफिला को लेके मैटिंग कराई। और ड्रोसोफिला क्यों लिया, क्योंकि उसका भी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, और दूसरा उसको सिंपली हम ग्रो करा सकते हैं लैब में। और एक और था कि हम बोल सकते हैं कि सिंगल मैटिंग में बहुत सारे चिल्ड्रन प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, जिससे स्टडी करना बड़ा आसान था। तो उन्होंने देखा कि भाई मेंडल बहुत अच्छे थे, किस्मत अच्छी थी उनकी, जो उनके केस में लिंकेज नहीं मिली। लिंकेज का मतलब सिंपल सा उन्होंने बताया, जब सेम क्रोमोसोम पे दो जीन बहुत पास होते हैं तो वो क्या शो करते हैं, लिंकेज। और अगर किसी केस में लिंकेज शो होगी तो पेरेंटल टाइप ज्यादा होगा कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट के। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर लिंकेज शो हो रही है तो पेरेंटल टाइप होगा बच्चों में, और न्यू कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ नॉन पेरेंटल टाइप ज्यादा नहीं आएंगे, वेरिएशन ज्यादा नहीं होंगे। इसका मतलब सिंपल सा मैंने बताया था, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन ऑन सेम क्रोमोसोम। यानी कि सेम क्रोमोसोम पे अगर दो जीन की डिस्टेंस जितनी कम होगी, लिंकेज उतनी ही ज्यादा शो होगी। तो मेंडल केस में कोई लिंकेज नहीं मिली, जिससे उनका जो रेशियो था वो अच्छा खासा आया, 9:3:3:1। अगर वहां पे लिंकेज होती तो कभी भी ये रेशियो नहीं आता, और मेंडल क्रॉस करते करते चक्कर में पड़े रहते कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो उन्होंने बताया लिंकेज। अब मैंने वहां बताया था कि 2 बार क्रॉस किया है, उसका रेशियो ध्यान रखना। मैंने कहा था जहां पे पास पास जीन है तो वहां पे कंप्लीट लिंकेज हो रही है, और जहां पे दूर दूर है वहां पे कैसी हो रही है, इनकम्प्लीट लिंकेज। अगर कंप्लीट लिंकेज हो रही है तो पेरेंटल टाइप सोचो कितना था, 98.7% था, और जो नॉन पेरेंटल टाइप था वो कितना था, 1.3%। और जहां पे जो दूर दूर थे जीन्स तो वहां पे पेरेंटल टाइप कितना 62 कुछ था, और नॉन पेरेंटल टाइप 37 कुछ था। पता है हम लोगों को, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें नए मिले। इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, पेडिग्री एनालिसिस, यानी कि म्यूटेशन पे आते हैं। म्यूटेशन एक मैंने क्या बताया, दो टाइप के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब बताया था मैंने, सडन चेंज। अगर कोई डीएनए में, जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजमेंट आ जाता है एकदम से, तो उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। और जब किसी का जीनोटाइप चेंज हो जाएगा तो उसका क्या चेंज हो जाएगा, फिनोटाइप। और फिनोटाइप चेंज होगा तो उसको क्या बोल रहे हैं, म्यूटेशन बोलेंगे। क्लियर आप लोगों को इतना, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था म्यूटेशन होता है तो उसमें डिजीज भी हो सकती है और फायदा भी हो सकता है, और म्यूटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि म्यूटेशन होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़े थे, पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा था, जहां मैंने कुछ सिंबल बताए थे आप लोगों को, ट्रेट बताई थी आप लोगों को, और वहां पे हमने जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़े, और उसके बाद लास्ट में पढ़े थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये तुम्हारी कहानी थी पूरी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर की। जल्दी जल्दी एक बार देखो इसको। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस,
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब अच्छा वो अभी छूट गया ना। और ये कौन सा, प्लेयोट्रॉफी। अच्छा प्लेयोट्रॉफी का मतलब मैं ये ऐसे था, तुम बताओ ये पढ़ा है देखो, इसका मतलब जो तुम्हारा प्लेयोट्रॉफी होता है, इसका मतलब होता है जब सिंगल जीन होता है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करे, सही है। और पॉलीएम्ब्रियोनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब एक से मतलब एक से ज्यादा जीन जब सिंगल कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो प्लेयोट्रॉफी का मतलब होता है जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है उसे बोलते हैं प्लेयोट्रॉपिक जीन। और पॉलीएम्ब्रियोनिक का मतलब क्या बोला, पॉलीजेनिक। हाँ उसका मतलब होता है जब एक से ज्यादा जीन सिंगल कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उल्टा है दोनों का, समझ गए। चाहे लिख लो इस तरह के, बस बात करना पढ़ लेना उसको, ठीक है। तो प्लेयोट्रॉपिक जीन, हाँ पॉलीजेनिक मतलब एक से ज्यादा जीन सिंगल कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक, ठीक है। चलो अब हम लोग बेटा आप लोग एक बार जल्दी से देख लो, अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर कौन सा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन तो बाद पूछा करो बेटा, क्लास के बाद तुम आते नहीं हो। अभी बाहर आना, मैं क्लास बाहर जाऊंगा तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। मैं यहाँ रुकता हूँ 10 मिनट, तो एकदम नहीं भाग जाता हूँ, आ जाएगा पीछे। जिस भी बच्चे को उससे पूछा नहीं हुआ करें, मैं जैसे ही बाहर जाता हूँ आप लोग आ जाया करो, ठीक है, पूछ लिया करो, बीच क्लास में सब पूछा करो। तो आप लोगों ने बेटा इतना समझ के आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लो जैसे। चलो फिर हम लोग पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में आते हैं ना तो हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये उठाना पानी है इसमें। अब आपकी क्लास में 1:30 से हो गई, ठीक है। इसका मतलब जैसे पानी निकल रहा है, सही है। 1:30 से कितने बजे रहेगी, 3 बजे तक, सही है। आपका टाइम 3 बजे तक का, 4:30 तो कंफ्यूज हो गया। अब बेटा आप लोग पता है 1:30 का टाइम जरूर है, आप लोग 1 बजे यहाँ आने का सोचा करो, यहाँ के बैठ के बातें किया करो, पढ़ाई किया करो, ठीक है। हमारा जल्दी आ जाता है क्लास चलाने, क्या 8 बजे आ जाता है आपके चक्कर में करता है। चलो पढ़े बेटा, ये चैप्टर पढ़े, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग पहले ये बताओ मुझे, इस चैप्टर का मतलब आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। इसका मतलब ये है, हम लोग यहाँ समझेंगे, अब बोलो मत बेटा, यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि जो इनहेरिटेंस होता है वो किस लेवल पे होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे। और मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब है, यहाँ साइंटिस्ट को ये प्रूव करना था कि उसमें देखो 3 चीजों के ऊपर डाउट था कि कहीं ना कहीं जो इनहेरिटेंस होता है वो करेक्ट कैसे होता है। पहला था डीएनए, दूसरा था आरएनए और तीसरा था प्रोटीन। उन्हें ये पता था कि सेल के अंदर कोई 3 चीजें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, इनहेरिटेंस करवाती हैं, या तो डीएनए होगा या प्रोटीन होगा या फिर आरएनए होगा। अभी साइंटिस्ट को क्लियर नहीं था कि है क्या, तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में पहले ये पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पूरे चैप्टर हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे, आप लोग समझ जाओगे कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं और कैसे करके जो डीएनए होता है वो हमारी बॉडी को पूरा बनाता है, स्ट्रक्चर देता है, और कैसे हमारी बॉडी में सारे प्रोटीन्स बन रहे हैं। भाई अगर एक बार बताओ, इस चैप्टर में आप लोग ये भी समझ जाओगे कि अगर चूहे का डीएनए है तो उसका स्ट्रक्चर चूहे के जैसे कैसा बनता है, और अगर ह्यूमन का डीएनए है तो उसका स्ट्रक्चर ह्यूमन की तरह कैसे बनता है, कैसे जीन वर्क करते हैं, और कैसे डीएनए पे नाइट्रोजन बेस होते हैं, क्या कोडॉन होते हैं, कैसे डीएनए से डीएनए बनता है, कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है, और कैसे एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। कैसे प्रूफ हुआ था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ था कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। इस चैप्टर में हम लोग सब इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेटा शांत जाओ सब लोग। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, अभी तो आप लोगों को सबको पता है, आप लोग बताओ जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल
जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, पेरेंट्स टू प्रोजेनी। और जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है, आप लोगों को पता है, सबको पता है, लेकिन साइंटिस्ट को उस टाइम पता नहीं था। उस टाइम पे वो स्टडी कर रहे थे, पहले उन्होंने डीएनए के बारे में स्टडी की, फिर आरएनए के बारे में स्टडी की, प्रोटीन के बारे में पता ही था। इसके बाद उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखा, बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है। ठीक है, डीएनए के पास ऐसा क्या होता है जिससे वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। भाई जेनेटिक मटेरियल है जो, उसकी क्या क्या फीचर होने चाहिए और उसके पास क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे वो जेनेटिक मटेरियल तरह वर्क कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो आप लोग चैप्टर निकालो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। Start trading on OMI with just 70 rupees. Wait, only 70? Wow, I can start so small and trade with enhanced profitability of 93%. And the trade amount is almost double. What's it? Download OLM Trade ये मैं पैसा कमाने वाला with a higher return rate. पैसे कमाने वाला है बेटा, तुम भुक्का बन जाओगे। ऐसे पता है बहुत लोग होते हैं जो ये इसके चक्कर में पड़ जाते हैं, पैसों के चक्कर में। 1 करोड़ का और उस पे कर्जा बरबाद। देखो बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये गेम उन्होंने पता है नए लोगों को इतना बेकार कर दिया है। पर सब सरकार से लॉन्च क्यों करती है तो? अरे उनको फायदा होता है, उन्हें पता है कितना रुपया मिलता है इन गेमों से। फिर कैसे साइबर क्राइम? अरे वो सब तो पता है, सब कुछ चलता है, वो तुम नहीं समझ पाओगे चीजों को। का जिस चीज से फायदा मिलता है सरकार को वो चीज वो चलाते हैं, वो चलाएंगे भाई, उससे फायदा मिलता है। ड्रीम 11 है, आपको पता है उससे कितना रुपया मिल रहा है। और अरे सुनो, पहले बात सुनो मेरी। और ये गेम जो होते हैं, इन्होंने नए जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, इनको इतना ज्यादा वो बना दिया है, पागल कर दिया है। पबजी गेम है, कुछ बच्चे पागल हो जाते हैं उसमें। उसके चक्कर से गेम कोई सा हुआ, पबजी हुआ या कुछ भी गेम हुआ, उनको बहुत कम एज में और ये जज्बा लग जाता है कि मैं करोड़पति बनूंगा। और वो 11 रुपए 49 रुपए लगा के सोचते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन बेटा ऐसा संभव थोड़ा होता है। करोड़पति बनना इतना आसान थोड़ा होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है। तो ये ऐसे 4 पाई पे लेट के 49 रुपए लगा के करोड़पति इतना बन जाओगे। और ये 49 रुपए लगा के, मुझे लग रहा है आजकल ये गेम नहीं चल रहा है, बहुत सारे गेम चल रहे हैं। जैसे कलरिंग वाला गेम देखा है तुमने? कलरिंग वाला जिसमें वो आता है हाँ, उसमें आता है सेल बाई, पता नहीं क्या लिखा होता है। ये सब गेम होते हैं, सही है। इसके बाद एक वो अभी आया था एविटर होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एविटर, वो बहुत चल रहा है। तो ये सब पता है, इन गेमों ने इतना बिगाड़ दिया है बच्चों को। कभी भी इन गेमों की लत मत लगाना। अगर तुमसे कोई कहे कि 100 रुपए है तो ला तेरे 200 कर दूं, तो कहना मेरे 100 ही रहने दो, 200 नहीं कराना, ठीक है? सही है। और ये खेलना बहुत बेकार है। ठीक है, हो सकता है आप 100 से 1000 कर लो, लेकिन बेटा गारंटी से आप 1000 से 50,000 नहीं कर पाओगे, आप लोग हार के ही जाओगे उस गेम से, ये कंफर्म है बिल्कुल। जो लोग हाँ विड्रॉ कर लोगे, मुझे पता है, उसके बाद फिर से डालोगे, वो हमारा मेंटेलिटी वैसे रहता है। बेटा मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको नींद नहीं आती है, हाँ इसी गेम के चक्कर में। एक बार हार जाते हैं, फिर सोचते हैं कैसे रुपए व्यवस्था करूं, फिर वो फिर लगाते हैं, फिर वो जीत जाते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, फिर वो ऐसा चलता रहता है लाइफ में, ठीक है। और ये सबसे बेकार लत होती है गेम की, सबसे बुरी लत। कभी भी गेम नहीं खेलना चाहिए ऐसे। और मेन चीज है, अरे नशा नहीं होता है बेटा, लोग बर्बाद हो गए इन चक्कर से। बर्बाद तो मतलब तुम समझ नहीं सकते। गेम कभी खेल के देखना, तू ऐसे कर रहा है, तू खेल के देखना बर्बाद हो जाए बेटा, चोरी करना स्टार्ट कर देगा अगर लत लग गई सही से तो मैं इसे अपने पास नहीं बैठा। क्योंकि मैंने देखा कि आजकल के बच्चे कितने बर्बाद हो रहे हैं गेमों में, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उन्हें 500 रुपए तो तुरंत गेम में लगा देंगे, उन्हें मतलब नहीं कि 500 कैसे आते हैं, कैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम इसी में बढ़ा है। हाँ बहुत ज्यादा चल रहा है गेम, बहुत ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, आगे जाता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग पढ़ेंगे कैसे करके कैरेक्टर इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर ट्रांसफर पेरेंट्स टू प्रोजेनी, यानी कि पेरेंट्स से कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, किसमें, प्रोजेनी में। और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर
बेसिस पे, ठीक है, कैसे होता है, यानी कि डीएनए, आरएनए या प्रोटीन इसमें से ऐसा क्या है जो क्या करता है, कैरेक्टर ट्रांसफर करता है। तो देखो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखो बेटा, बोलो मतलब, कह रहा है इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न। आपने पिछले चैप्टर में ये देखा कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो किस पैटर्न में ट्रांसफर होते हैं, किस रेशियो में होते हैं, ये तो बताया था लास्ट चैप्टर में। सर जी बंद करवाइए सर, क्या बंद करवाइए, पंखा चालू करवाइए। लाइट आनी नहीं, क्या बात है अभी? लाइट आ रही जा रही है, मुझे लगता है ये फोन सबसे ज्यादा करंट दे रहा है। इसका होना ही है, चलो फोन चार्ज कर लो। आगे तो चल लाभ में क्या बताऊं तो लाइट आ रही जा रही है। अरे सर आप पढ़ाई से आगे तो ध्यान मत दो। हाँ बेटा आप लोग पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहे हो, ये चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये ठीक है, आप लोगों में ये बता रहा हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि आप लोग पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि जो कैरेक्टर होते हैं वो किस पैटर्न में इनहेरिट होते हैं, पेरेंट्स टू प्रोजेन। अगले कह रहा है बेटा, एट द टाइम ऑफ मेंडल, मेंडल टाइम में द नेचर ऑफ दोज फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। बेटा मेंडल को नॉलेज नहीं थी कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम का पैटर्न क्या होता है, तो उन्होंने तो ये बताया था कि फैक्टर होते हैं और वो कैरेक्टर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अगले कह रहा है बेटा, ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर, यानी कि 100 सालों के बाद द नेचर ऑफ द प्यूटैटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड, और कह रहा है क्लाइमेटेटिंग इन द रियलाइजेशन दैट डीएनए, यानी कि ये पूरा रियलाइज हुआ कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि अब क्रोमोसोम को ये माइक्रोस्कोप बन चुका था और उस टाइम पे क्रोमोसोमल पैटर्न को हमने देख लिया था और हमने ये भी बता दिया था कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीएनए होता है। अच्छा ये बताओ आप लोग एक सबको पता है, तो पता होगा, मुझे लग रहा है जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, सबको पता है। मैंने कहा था डीएनए जो होता है, डीएनए सिंपल सा डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, सही है। एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर का लंबा डीएनए होता है और जिसपे जो डीएनए होता है, अब वो सोचो जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज होता है 10⁻⁻6 मीटर, इतना छोटा होता है। उसके ऊपर 2.2 मीटर का डीएनए जो उसके अंदर पैक होगा वो ऐसे नहीं होता है, वो होता है एक रील फॉर्म में। रील फॉर्म का मतलब होता है कि एक प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन, कौन सी होती है, उसके ऊपर रैप्ड होता है, सही है, और रैप्ड होता है तो उसको हम डीएनए को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, अगर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ है तो उसको बोलेंगे क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे, और क्रोमैटिन जो होता है, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो क्रोमैटिन होता है, और जब क्रोमैटिन सेल डिवाइड करती है और आती है कौन से फेज में, प्रोफेज में। क्या कौन फेज में आती है, तो क्रोमैटिन से ही क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। तो इसका मतलब यह है कि डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम सब खाली फेज चेंज होते हैं तब चेंज होता है, बकायदा होता सब क्या है, डीएनए होता है। समझ गए आप लोग। और डीएनए पे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, और जीन्स क्या करते हैं, किसी भी कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे बाद में पता लगा कि जो जेनेटिक मटेरियल तरह वर्क करता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए की फुल फॉर्म सबको पता होगी बेटा, क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल एट लीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, डीएनए की फॉर्म में होता है। हाँ कुछ ऐसे वायरस हैं जिसमें कैसा होता है जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, यानी कि आरएनए की तरह भी वर्क करता है कुछ वायरस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या लिखा है, यू हैव लर्न दैट द न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बेटा यहाँ पे बातें मत करो, हर एक लाइन का मतलब समझो। यहाँ से अगर बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो वो यही है पूरी बायोलॉजी का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नीट के पर्पस से क्वेश्चन एक भी ना आए, लेकिन क्वेश्चन आए तो कम से कम 5-6 प्लस आते हैं हमेशा। और मैं ये बोलूंगा पूरी बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, तो इसलिए मेहनत से पढ़ो इस चैप्टर को और आप लोग बातें मत करो। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए है, और जो डीएनए होता है उसे हम बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं और वो क्या बनाते हैं, डीएनए, यानी कि डीएनए बनाते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूँ डीएनए की लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे डीएनए लेंथ डायरेक्टली होती है। आप लोग बड़े आराम से पढ़ो, मैं इस चैप्टर पूरा आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखो डीएनए जो लेंथ होती है वो डायरेक्टली होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब बेटा अगर आप लोग सोचोगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं,
तो मैंने आपको बताया एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, पेंटोस शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे, पहले आप लोग ये खाली लिख लो, उसके बाद पढ़ना तो समझ लो। लिख लिया ये। मैं सोचता हूँ डीएनए लेंथ से होती है, डायरेक्टली होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और इसीलिए डीएनए को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और डीएनए की वही क्या होती है, चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उसी को बोलते हैं डीएनए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखिए। अगले देखो बेटा, ये पढ़ लो पहले, पूरी कहानी समझा रहा हूँ। कह रहे डीएनए यानी कि एंड आरएनए आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हमारी बॉडी में दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बेटा कह रहा है ए टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम, डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। मैंने अभी फिर बता रहा है, डीएनए जो वर्क करता है वो कैसे करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह, मोस्टली एनिमल में जितने भी धरती में है। तो यहाँ पे कह रहा है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आरएनए थ्रू इट आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। मोस्टली फंक्शन इसका क्या होता है, मैसेंजर का। किसका होता है बेटा? अभी अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि मैसेंजर की तरह कैसे वर्क करता है तो कोई टेंशन ना लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगले समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा ये कह रहा है कि डीएनए जो होता है वो मोस्टली इतने भी लिविंग होते धरती पे, चाहे वो कोई भी लिविंग हुआ, सबके अंदर, चाहे प्लांट हुआ चाहे एनिमल हुआ, सबके अंदर जो वर्क करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह, वो कौन करता है? डीएनए। आरएनए कुछ वायरस में करता है, बकाया जो आरएनए वर्क करता है वो करता है मैसेंजर की तरह। मैसेंजर का मतलब डीएनए से प्रोटीन जहां बनती है वहां तक खबर लाने का काम करता है। कौन? आरएनए। तो हम लोग ये बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए की मोस्टली, ठीक है। अगले बेटा कह रहे हैं इट फंक्शन आर एज एडेप्टर स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल। कैटालिटिक मॉलिक्यूल यानी कि इसके काम क्या होते हैं, एडेप्टर की तरह कर सकता है, मैसेंजर की तरह कर सकता है, कैटालिटिक की यानी की तरह कर सकता है। मतलब इनके ये सारे काम किसके होते हैं? आरएनए के। ये आप अगले आपको सारा समझ में आ जाएगा, पूरा हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके अलावा। अगले कह रहे हैं इन क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड द वे दीस मोनोमर यूनिट आर लिंक्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर। अब ये कह रहा है कि आप लोग 11th में पढ़ चुके हो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना होता है। आपने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स में, सब लोग भूल चुके होंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और डीएनए कैसे बना होता है, पूरा हम लोग फिल्म समझेंगे यहाँ पे, टेंशन ना लो उसकी। अगले कह रहा है इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट रेप्लिकेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स। आप लोग बताओ बेटा, मैंने आप लोग बताया अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या डीएनए सबका सेम होता है पूरी धरती में जितने भी लिविंग होते हैं, मैं कहूंगा हाँ डीएनए सबका सेम होता है। डिफरेंस होता है बस, तो वो होता है नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस का। किसका होता है? नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस का डिफरेंस होता है खाली। बकाया जितने भी लिविंग होते हैं सबका डीएनए क्या होता है? एक जैसा होता है डीएनए। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात यहाँ पे ये होता है, आपको पता होगा जब डीएनए से भाई जब कोई सेल डिवाइड करती है, क्या करती है? सेल डिवाइड करती है, तो आपको बताया सेल डिवाइड करती है तो वहां पे दूसरी सेल में क्या रहता है? डीएनए आता है। तो इसका मतलब हमें डीएनए का अमाउंट डबल करना पड़ेगा, और जो होता है एस फेज में, आपको ध्यान होगा जब हमने सेल साइकिल पढ़ा था मैंने कहा था एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे डीएनए से डीएनए बनता है, क्योंकि रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो अगली सेल में जाएगा कैसे डीएनए ना। तो डीएनए से डीएनए कैसे बनता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। पूरी कहानी तो यही बेटा, डीएनए से फाइनली प्रोटीन बनना, ये यही तो होता है। ये हम बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि डीएनए कैसे खबर पहुंचा रहा है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है। भाई हमारी पूरी बॉडी में है तो प्रोटीन ही। हमारा जो जाइगोट बना था मम्मी पापा की सेल से, हैप्लॉइड सेल पापा की, हैप्लॉइड सेल मम्मी की, और डिप्लॉइड सेल बनके जो अगले का स्ट्रक्चर बना, सही है, तो वो किसने डिसाइड किया? डीएनए ने। जैसा डीएनए था वैसे ही हमारा स्ट्रक्चर बनता चला गया, और वैसे ही हम लोग दिखने लगते हैं। सर जैसे आपने देखा होगा, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको समझ लो शकल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ जैसे एक हाथी होता है तो उसका भाई उसका स्ट्रक्चर अलग होता है बॉडी का, एक ह्यूमंस होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, एक डॉग होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, एक चूहा होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। मैं वैसे बोल सकता हूँ जितने भी लिविंग होते हैं सबके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और ये डिसाइड कौन करता है? डीएनए। जैसा डीएनए
जैसे नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस और वैसा ही उसका प्रोटीन। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में खाली यही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में कि कैसे करके ये पूरी कहानी है, कैसे डीएनए होता है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है और कैसे एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी पूरी बन जाती है। और सारे प्रकार के प्रोटीन को डिसाइड कौन करता है कि कौन कौन से प्रोटीन बनेंगे, वो कौन करता है, डीएनए कैसे करता है। इस चैप्टर हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्या बेटा, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन कराता है, एंड elementary basis of this regulation, the determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new area of genomics. In the last session, the essential of human genome sequencing and its consequence will also be discussed. लास्ट में आप लोग पढ़ोगे HGP, जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जानते हो उसके बारे में? कोई जानता है HGP के बारे में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? आप लोग अगर डीएनए को इतना आसान समझ रहे हो तो ये इंटरेस्टिंग क्यों पढ़ने, मैं आपको क्यों बताता हूँ इंटरेस्टिंग लगती है मुझे ये। आप लोग ये सोच सकते हो अगर कोई प्रोजेक्ट होता है, सही है, तो कोई देश अपने आप अकेले करता है, कोई प्रोजेक्ट करेगा। अगर जैसे अभी इंडिया ने किया था, वो क्या करा था, वो मिशन भेजा था चंद्रमा पे, हाँ, तो अकेले किया था इंडिया ने। लेकिन बेटा सोचो डीएनए का सीक्वेंसिंग, खाली डीएनए की सीक्वेंसिंग यानी कि डीएनए के जीनोम की स्टडी करना के लिए एक प्रोजेक्ट हुआ था जो आज तक का सबसे बड़ा, आज तक का मेगा प्रोजेक्ट रहा है। 13 साल का प्रोजेक्ट था जहां पे 6-7 देशों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था और उसमें छोटे मोटे देशों की तो औकात ही नहीं थी। जैसे इंडिया का उसमें कोई रोल नहीं था, समझ रहे हो? इंडिया क्या रोल है बेटा, हम तो पढ़ना है खाली, उसका कोई नाम तो नहीं लिखा है इंडिया का। सुनो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था खाली एक डीएनए की स्टडी करना। अब आप लोग सोच सकते हो कि आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए आप लोगों को। आप लोग खाली पढ़ रहे हो, लेकिन सोचो ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा था, मेगा प्रोजेक्ट था आज तक का, समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ ओटीपी आ रहा है, पता नहीं क्या ये देखो गेम नहीं चक्कर में पड़ता बेटा, मैं गेम आज तक कोई खेला ही नहीं कोई सा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, हाँ कौन सा माइलेज सर्किल, ये सब नहीं खेला। सुनो बात सुनो मेरी, पता नहीं कौन कर रहा है वो, मैं समझ रहा हूँ कौन करता होगा, वो मेरा छोटा भाई है। हाँ समझ गया, वो ये सब बहुत करता है गेम वगैरह ये सब, तो वो ही ओटीपी भेजता होगा, भी फोन आएगा देखा कि भैया ओटीपी बता दो, चलो लेकिन तुम्हें बताता हूँ। यहाँ सुनो, यहाँ पे सुनो, तो मैं ये कह रहा था बेटा कि डीएनए का मतलब यहाँ पे हम लोग एचजीपी के बारे में थोड़ी बात करेंगे, लास्ट में करेंगे वैसे डिटेल में, कि आज तक का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट रहा है वो कौन सा रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सोचो खाली ह्यूमन के डीएनए की स्टडी करना और आप लोग उसको पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि कितनी आराम से चैप्टर पढ़ना चाहिए, कितना अच्छे से पढ़ना चाहिए। वो आज तक का सबसे मेगा प्रोजेक्ट रहा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें हमें ये पढ़ना था खाली कि कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनका सीक्वेंसिंग क्या होती है, और कौन कौन से जीन होते हैं, कौन कौन से एक्टिव होते हैं, कौन कौन से इनएक्टिव होते हैं, और कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन बना रहा है। अगर हम लोग, और वो भी सोचो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, अगर कंप्लीट हो जाता तो ह्यूमन के हाथ में सब कुछ रहता। जैसे आप लोग खाना खाने जाते हो होटल में, तो आपको पूरा वो कार्ड मिलता है, सेलेक्ट करो चीजें। ऐसी जब आप बच्चे करते तो आपको एक हॉस्टल वाले कार्ड देते कि आपको बच्चा कैसा चाहिए, भाई उसकी हाइट कैसे चाहिए टिक करो, उसकी आंखें कैसे चाहिए टिक करो, सही है, उसका कलर कैसे चाहिए टिक करो। अभी तो कंप्लीट नहीं आई, लेकिन आ जाती अब तक अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता तो, क्योंकि हमें सारे जीन्स की स्टडी होती ना कि कौन सा जीन अच्छा है कौन सा जीन बेकार है, और हर कोई मैनिपुलेट करवाता जीन्स को फिर, और मैं जीन्स को मैनिपुलेट करवा के हम जैसा बच्चा चाहते वैसा बच्चा हमारा हो सकता था। समझ गए आप लोग? तो चलो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है साइंस इतना आगे आ जाएगी इन फ्यूचर कि आपको आसानी से टिक करने को ही मिलेगा, कि हो जाएगा बेटा, इतनी बड़ी बात थोड़ा है। तो इसमें बैन क्यों लगाएगी भाई? अरे बैन लगा हुआ है सर। अरे सर उसमें वो कहेगा लड़की नहीं लड़का, उसमें नहीं है, क्यों नहीं होगा? ये जेंडर में इसमें कुछ डिफरेंस। सुनो मैं बता दूं, वहाँ वो ये नहीं बताएगा कि मेल है फीमेल है, वो ये बताएगा बच्चा कैसे है, सब बता देगा सर। कैसी बात कर रहे हैं? चलो अरे
तुम लोग ट्राई करने लगे। तुम्हारे तरह साइंटिस्ट हो ना, इनकी तरह साइंटिस्ट हो, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद सोचेंगे अब छोड़ो, बंद करो बंद करो। बेटा 400 एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही फेल होते हैं लोगों के, तब वो जाके फाइनल डिस्कवरी होती है। तुम्हारी तरह अगर हो गए ना तो एक मतलब किसी ने कह दिया अरे ये तो कभी नहीं होगा, बात खत्म हुई है। चलो ठीक है, देखो ठीक है, कैन आई लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन बाय फर्स्ट। अब बोलो मत बेटा, ये देखो इसकी तुम मत बोलती हो, मैं इधर बैठा दूंगा यहाँ पे। अगर तो कैन लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन बाय द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम, और दैट इज द डीएनए। कैसा बेटा? डीएनए था। और कह रहा है इन सब्सिक्वेंट सेक्शन वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल एंड व्हाट इज इट्स रिलेशनशिप विद आरएनए। यानी सबसे इंटरेस्टिंग जो मॉलिक्यूल था वो कौन था? डीएनए था नेचर का, जो सब कुछ खेल कर रहा है। और डीएनए से कैसे आरएनए बनता है, वो सब क्या रिलेशन होता है, वो सब कहानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए? तो मैं यहाँ बैठाऊंगा इसके बाद रिया को, क्या नाम है इसका? आलू। आप लोग नहीं जाएगा। चलो हम लोग पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। किसका पढ़ते हैं? डीएनए के बारे में पढ़े। तो सबसे पहले मैं डीएनए की पूरी कहानी वैसे पढ़ा दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर इधर पढ़ते रहेंगे हम लोग, ठीक है? चलो आते हैं। सॉरी बेटा बोलो मत कोई बच्चा। देखो ये अब सुन लो पहले पूरी कहानी, ठीक है? मैं डीएनए के बारे में आपको बता रहा हूँ और ये 2-3 स्टेप में कंप्लीट करूंगा। बोलो मत बेटा, 2-3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बार-बार ये नाम आ रहा है कि डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या आ रहा है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डीएनए जो होती है वो होता है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। यानी कि इसका मतलब ये है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होंगे और क्या बना होता है? डीएनए बना होता है, ठीक है? दूसरा यहाँ पे आप लोग समझो तो हम सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर वन न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? क्या क्वेश्चन आएगा बेटा? वन न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? तो देखो अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले होता है एक पेंटोस शुगर। क्या होती है बेटा? पेंटोस शुगर होती है, जिसमें आपको पता होगा डीएनए के पास होती है डीऑक्सीराइबोज और आरएनए के पास होती है राइबोज। पता है आप लोगों को बेटा? डीएनए के पास होती है डीऑक्सी डीएनए के पास जो होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज और आरएनए केस में कौन सी होती है? राइबोज। अच्छा ये आपको पता है मोनोसैकेराइड शुगर होती है। कौन सी होती है? मोनोसैकेराइड। और ये पेंटोस शुगर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 5 कार्बन शुगर होती है। कितने कार्बन होती है? तो न्यूक्लियोटाइड में एक तो क्या होता है? शुगर होता है। दूसरा बेटा अगर हम बात करें तो होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। और तीसरा अगर हम बात करें तो होते हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा? पेंटोस शुगर होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा। अब यहाँ पे देखो आप लोग, अब नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और एक को क्या बोलते हैं? पिरामिडिन। सही है? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक होते हैं प्यूरिन और एक कौन किस टाइप के होते हैं? पिरामिडिन। जो प्यूरिन में आते हैं वो आते हैं एडेनिन और कौन सा आता है बेटा? ग्वानिन। ए को इससे देखते हैं और जी को इससे शो करते हैं, ठीक है? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरामिडिन जो आते हैं वो 3 आते हैं तुम्हारा, साइटोसिन, सी से देखते हैं थायमीन, टी से और क्या? यूरेसिल, इसे यू से। ये तुम्हारे ऐसे 5 टाइप के नाइट्रोजन बेस हैं। लेकिन अब यहाँ पे सुनो बात, जो थायमीन होता है वो होता है केस ऑफ डीएनए और जो आरएनए केस में होता है क्या होता है? यूरेसिल। मतलब मैं ऐसे बोलूंगा, अगर डीएनए है तो होगा एडेनिन, थायमीन और ग्वानिन और साइटोसिन।
और अगर आरएनए होगा तो होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। मतलब डीएनए के साथ, ठीक है, डीएनए के साथ जो होगा वो होगा AGTC और आरएनए के साथ होगा वो होगा AGUC। समझ गए? थायमिन के क्या होगा? खाली यूरेसिल। तो ये डीएनए के और आरएनए के क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस। मतलब ये होगा, ये तुम्हारा क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है बेटा? एक न्यूक्लियोटाइड। मतलब नाइट्रोजनस बेस, साथ में फॉस्फेट ग्रुप और एक पेंटोस शुगर। अगर तीनों चीजें एक साथ हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं लगातार और डीएनए की लेंथ बढ़ती रहती है। ये अभी लिख लिखा है क्या? अभी मैं लिखने टाइम दे दूंगा, अभी रुक जाओ। दूसरा केस सुनो। आप लोग बताओ, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है ना, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पे आपको पता है फॉस्फेट ग्रुप और साथ में शुगर और साथ में नाइट्रोजनस बेस, तीनों चीजें होंगी तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हटा देते हैं? बताओ क्या हटा दें? फॉस्फेट ग्रुप। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं शुगर और साथ में बेसिस। जब दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड और माइनस कर दें क्या? फॉस्फेट ग्रुप। समझ गए आप लोग? तो वो क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। दूसरी कहानी सुनो, क्या हुआ? ये आज क्यों ऐसा हो रहा है? लाइट जा रही है, लाइट है नहीं। चलो अब जो भी होगा सुनो। बेटा अब यहाँ पे देखो, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर कैसा होता है डीएनए का, ठीक है? तो आप लोग ऐसा हो सकते हो, एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, देख लो आराम देख लो, वरना फिर जाओगे आप लोग बातें करोगे। फॉस्फेट ग्रुप और साथ में क्या होगा? शुगर। और एक क्या होगा बेटा? ऐसे रुक जाओ, फॉस्फेट ग्रुप ऐसे, सही है? ये क्या है? पेंटोस शुगर है। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस। आप लोग बताओ एडेनिन के साथ क्या लगा होता है? थायमिन। तो यहाँ पे ऐसे करके ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। क्या हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड। फिर से लगा, क्या लगा होगा बेटा? बताओ। फॉस्फेट ग्रुप, फिर से शुगर होगा और फिर से क्या लगा होगा? ग्वानिन मान लो, ठीक है? और ग्वानिन के साथ क्या लगा होता है? साइटोसिन। तो यहाँ पे देखो जी के साथ सी लग जाएगा और ऐसे करके फिर से क्या होगा? पेंटोस शुगर, ये तो होगा, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप और फिर से ऐसे। ये बेटा क्या चल रहा है? डीएनए की लेंथ बढ़ रही है, लगातार न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं साथ में, और डीएनए की स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ऐसे ही तो होगा। फिर से अगर हम बात करें तो एक क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप, फिर से ऐसी पेंटोस शुगर, फिर से एडेनिन लगा दो और यहाँ पे क्या होगा? थायमिन, और फिर से क्या होगा? फॉस्फेट और ऐसे। अब आप लोग बताओ मुझे, ये क्या है? डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। क्या नहीं है? दिख नहीं रहा है? अब मैंने इससे ही कहा था, इसे इन्हें सुना ही था। मैं तुझसे कहते क्या कर रहा था यहाँ बैठ के? जब वो यहाँ बैठे थे तो मैं यही तो कर रहा था, कैमरे के लिए कहा। तूने इतना सुना ही नहीं, मैं से कैमरा के लिए कहते। तुम लोग इतने कहते हो, तुम्हें यही बात तो बतानी चाहिए उस टाइम पे। मैं सुना नहीं है, देखा नहीं। तो मैं उनके सामने कहता बेटा कैमरे के लिए कहो। मैं कहते सर आपको प्रॉब्लम हो रही। मैं इससे कह रहा था, 2 बार मैंने ऐसा किया। वो ये तो पूछ रहे थे कि बेटा आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती है? तो कोई बच्चा खड़ा होता है, कहता सर जो फोन सामने रखा होता है इससे हमें दिखता नहीं है, यहाँ पे कैमरा लगवा दो बस। तो तुम लोग कुछ कहते हो तभी तो हम तो ना कहेंगे ये बात। प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है, मुझे तो ना हो रही है। तो मैं नहीं कह सकता बेटा ये बात, मैं कैसे कह सकता हूँ? अब तुम लोग ऐसे बैठे रहे, मैं से कह रहा था कैमरे के लिए कहते। अभी तो सुना मैं ये कह रहा था, ये समझ नहीं रहा था ये क्या होता है।
बेटा ऐसे फोन नहीं चला सकते ना, कोई बैठा हो सामने उसके फोन चला रहा है थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये कह रहा था, ये ऐसे कह रहा था, ये देख, अब ये समझ नहीं रहा था कि कैमरे के लिए कह रहे हैं। हमने देखा नहीं, हम इसलिए देखा था। नहीं सर, इसे ऐसा करो, तिरछा साइड में ऐसा नहीं कर सकते बेटा, ये वीडियो आना चाहिए सामने। सही आ जाएगी। वहाँ कहीं नहीं होगा। ऐसा करना, मेरी बात सुनो पहले, ऐसा करना, पोस्टमार्टम सर आए जब भी, सही है, यहाँ क्लास में आते रहते हैं वो तो, या क्योंकि आप सब लोग तो एक साथ नहीं जा सकते, तो आप लोग एक ही बात रखना कि सर यहाँ पे हमें फोन से बहुत प्रॉब्लम होती है और बीच में बच्चों को कुछ नहीं दिखता है, और एक जो अट्रैक्शन होता है टीचर का या फिर इसके प्रति वो बन नहीं पाता है, ठीक है। तो कहना सर ये है जो, ये इसका और समाधान करवा दीजिए, इसका जो स्टैंड आता है कैमरे का वो आप लगवाओ। नहीं, कोऑर्डिनेटर सर से करने को। हाँ उनसे ही कहना, वही कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है अगर आप डीएसएम सर से कहते हैं बात। अब सुनो, सुनो तो आप लोग इनसे कहोगे, फिर ये कभी ने ध्यान रहा तो ये उनसे कहेंगे, तब बात बनेगी। हाँ डायरेक्ट उनसे कहेंगे तो डायरेक्ट किसी लिखवा देते बात का। चलो कोई बात नहीं, अब हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब शांत करो। अब यहाँ देखो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, एक स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपने देख लिया कि ये देखो, बोलो मत, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये कितना हो गया, तीसरा। ऐसे आपको पता है फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं और डीएनए की लेंथ बढ़ती रहती है। दूसरा आपको सुनो बेटा, यहाँ पे बॉन्ड पूछ जाते हैं, क्या पूछ जाते हैं, यहाँ ये पूछता है कौन सा बॉन्ड किसके बीच होता है। तो आप लोग ध्यान रखना हमेशा, अगर हम बात करें फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर, इसके बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद इसके और इसके बीच कौन सा होता है बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन सा होता है, और यहां पे कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक बार एक क्वेश्चन आया था कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और एक दूसरा ये हो गया, तो यहाँ पे होता है फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ये बात समझ गए आप लोग। और एक और होता है बेटा, इधर देखो, ये एडेनिन और थायमिन के बीच होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपको चार बॉन्ड ध्यान रखने हैं कि कौन कौन सा बॉन्ड किसके साथ लगा हुआ है, और यहाँ से भी रीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। या वो ऐसे एक बार क्वेश्चन ऐसे मैंने देखा था कि ये पूछा था कि बताओ दो डीएनए के स्ट्रैंड के बीच कौन सा किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो आप लोग बताओ, एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड, तो बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब क्लियर है। अगले आ जाओ, अभी आप लिखना, मैं टाइप दूंगा आप सब लोगों को, आप रुक जाओ, समझ लो पहले। इसके बाद सुनो, अब हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, नॉर्मल कैसा होता है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा ऐसा होता है, मैं डीएनए के बारे में पूरा बता रहा हूँ, वैसे आप लोगों को अगले पूरा डीएनए के बारे में पढ़ने को मिलेगा, हर स्टेज में डीएनए ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन एक बार फिर भी डीएनए के बारे में देख लो पूरा। ये डीएनए है, ये क्या है बेटा, डीएनए है, क्या है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, तो पिट जाएगा, अभी वही बातें कर रहा है। यहाँ देखो, ये डीएनए है, तो यहाँ पे बताओ एक की पोलैरिटी क्या होती है, 5 प्राइम, तो दूसरी तरफ क्या होता है 3, और एक तरफ 3 तो दूसरी तरफ 5 ही तो होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ आगे बताएंगे, रुक जाओ। इसके बाद ये ऐसे के न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड लगे, यानी कि यहाँ पे लगे होंगे एडेनिन के साथ थायमिन और ग्वानिन के साथ। अब मैं कोई बेटा बोल क्यों रहे हैं आप लोग, कौन बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ बैठा दूंगा, बता दूंगा आपकी बात मैंने देख लिया। तो यहाँ पे देखो, एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन लगा होता है, तो यहाँ पे ऐसे क्यों होता है, अगले बैठ के डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसे न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, ठीक है, डीएनए के। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको बताना चाहिए, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की डिस्टेंस होती है, वो होती है 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। मैं ऐसे बोल सकता हूं 0.34 नैनोमीटर, और बेटा एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब आप लोग सुनो,
एक हेलिक्स में आते हैं 10 बेस पेयर। कितने आते हैं? तो वो ऐसे पूछ लेता है कि बताओ एक हेलिक्स जो होता है उसकी जो लेंथ होती है, एक हेलिक्स का मतलब होता है एक बार घुमाओ, ठीक है? तो 1 हेलिक्स इक्वल टू 10 बेस पेयर। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो 0.34 नैनोमीटर इंटू 10, ये तो करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम क्यों आ जाएगा? नैनोमीटर। और अगर हम एंगस्ट्रॉम पे देखें तो आप लोग ऐसे देख सकते हो बेटा, हाँ ऐसे करके देख लो 3.4 इंटू 10, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 34 एंगस्ट्रॉम। ये समझ गए एक हेलिक्स की लेंथ। दूसरा सुनो, ये एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर 5 प्राइम और 3 प्राइम का मतलब क्या होता है? 3 प्राइम और 5 प्राइम का मतलब, इसका मतलब ये होता है बेटा, एक तरफ लगा होता है हाइड्रोजन ग्रुप OH, तो वो लगा होता है 5वें कार्बन पे, और एक तरफ पेंटोस शुगर के, और एक तरफ लगा होता है फॉस्फेट, वो लगा होता है 3रे कार्बन पे। इसका मतलब ये होता है बस, इसका मतलब बता रहा हूँ कौन से नंबर पे लगाए, वो पेंटोस शुगर के कौन से कार्बन पे लगाए ये। और ऐसे ऐसे करके ये इसका मतलब क्या होगा? नहीं तो मैंने क्यों सोचा, इसका मतलब ये नहीं सकता कि इसके बाद कोई नंबर नहीं है, ऐसे कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ करो, क्या नाम पूछना? प्राइम का मतलब क्या होता है? ये वो नहीं पूछ रही है, ये पूछ रही है ऐसे करके 5 लिखते हैं, उसके आगे ऐसे क्यों कर देते हैं, वो पूछ रही है। ये तो फिजिक्स वाले से पूछते हैं, आप देख सकते हो, उन्हें पता होगा। देख सकते हो, पता होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि फिजिक्स का पोर्शन हो गया। मुझे क्या मतलब इसका? जी अलग है, वो अलग है सर। क्या ये जो हम बता रहे हैं समझ कोई नहीं पा रहा है, वो पूछ क्या रही है बेटा? ये नहीं पूछ रही कि 5 और 3 का मतलब क्या है, ये तो मैंने बता दिया। ये पूछ रही कि जो 5 के अगले ऐसे लगाते हैं, ऐसे, हाँ वो क्यों लगाते हैं? मैं बता रहा हूँ। हाँ तो उसमें बता दीजिए, ये तो मैं बता रहा था कि इसके हो सकता है, इसका मतलब ये हो कि इसके आगे एंड है यहाँ पे, अब अगले कोई पेंटोस शुगर है कुछ नहीं लगा होगा। हाँ इसीलिए बोलते हैं 5 एंड ही बोलते हैं, 5 एंड 3 एंड। सही है, चलो कोई बात नहीं, ऐसी बातें क्यों पूछती हो? इधर देखो आगे देखो। अब तो कहो कि कॉमा का मतलब क्या होता है, तो मैं ठीक है, कॉमा का मतलब क्या होता है? ठीक तुम कहते ना, तुम बताना चाहिए, तुम स्टूडेंट हो ना। मैं क्या बताऊं? चलो यहाँ देख, चलो कोई बात नहीं, देखो ठीक है बेटा, आप लोग ये बताओ, इतना बात समझ गए? इतना समझ गए? दूसरा सुनो, अब मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ डीएनए के कुछ फीचर। बेटा बोलना मत कोई बच्चा, वरना पिट जाओ मेरे हाथ में। सबसे पहले डीएनए का सबसे पहला फीचर होता है, डीएनए हमेशा होता है राइट हैंडेड फैशन में। कैसे होता है? राइट हैंडेड फैशन का मतलब होता है ये हमेशा ऐसे करके होता है, ऐसे नहीं होगा। ये अगर ऐसा बना हुआ है तो वो गलत बना हुआ है। मैंने एक गैस पेपर में देखा था, ऐसे बना हुआ था, वो गलत था। ऐसे कैसा था? इस टाइप से। तो इसका मतलब पहला इसका फीचर हो गया, कैसा होता है बेटा? राइट हैंडेड फैशन में। दूसरा सुनो, दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसके जो स्टैंड होते हैं वो होते हैं एंटी पैरेलल। कैसे होते हैं? तो यहाँ पे जो डीएनए के स्टैंड होते हैं वो होते हैं एंटी पैरेलल। सही है, एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा होता है बेटा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये क्लियर है? अगर तीसरा बात करें तो इसमें चार्ज जो होता है वो होता है, डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है बेटा? चार्ज होता है। और अगले अगर बात करें तो इसका नेचर होता है एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। और इसके अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है, तो वो होती है 2.2 मीटर। कितनी होती है? लेंथ हो गई इसकी। अच्छा, इससे आपसे कोई पूछे डायमीटर इसका कितना होता है, तो वो होता है लगभग 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, इसका डायमीटर होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कुछ किताबों में 21 भी लिखा होता है। अगले अगर हम बात करें तो यहाँ पे यहाँ पे एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन लगा होता है और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन। तो एडेनिन के साथ हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा थाइमिन और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन। ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कौन सा है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और कोई सा फीचर होता है ना? एसिडिक होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एंटी पैरेलल स्टैंड होते हैं, राइट फैशन में होता है, एक हेलिक्स की लेंथ हो गई। और इसके बाद सुनो, ए हाइड्रोजन बॉन्ड सारे में बता दिए ना पीछे, तो क्लियर हुआ डीएनए के बारे में?
ये सब बातें होती हैं। डीएनए करता क्या, कहाँ होता है तो आपको पता है न्यूक्लियस में होता है। दूसरा अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ होता है तो उसको न्यूक्लियड बोलते हैं। तो ये सब अगले हम पढ़ते भी रहेंगे। तो आपको बेसिक डीएनए का क्लियर हुआ, बताओ सब बच्चों को क्लियर हुआ सबको? आप लोगों को कुछ लिखना है बताओ? तो पीछे से मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, यहाँ कुछ लिखना है हम लोगों को, लिख दो लिख लो, आराम से लिख लो, बात करो। उधर लेना वो एक जिसका कोई व्हाट्सएप से कॉल लगाता है महान आदमी, ये कभी रिचार्ज नहीं कराता है। व्हाट्सएप से कॉल लगाता है, बात नहीं। कौन? ये हेमंत व्हाट्सएप कौन? व्हाट्सएप लगाता है, ये कभी रिचार्ज नहीं करवाता, टाटा वाला करवाता है। व्हाट्सएप वाईफाई लगी ना इसके वाईफाई लगी होगी ना, वाईफाई वाले व्हाट्सएप भी करते हैं, रिचार्ज के पैसे बचा लेते हैं ना अपने। रिचार्ज नहीं करवाता कभी हैं? उसका सस्ता पड़ जाता है, पूरा घर चलाता है एक वाईफाई से, सही है। और वो ऐसे ही सर पड़ता है 700 रुपये महीने। कितना पड़ता है? 600-700 रुपये महीना पड़ता है। 2400 रुपये के 6 महीने के लिए होता है। कोचिंग लगी है ना तो ऐसे होता है, 2400 रुपये 6 महीने के लिए होता है। लेकिन सुनो, लेकिन वाईफाई का भी हर आदमी के लिए फायदा नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ पर लगा हुआ है तो हमें कोई फायदा नहीं उसका, जब तक रहते हैं वहाँ पे तब तक रहते हैं, उसके बाद तो अब यहाँ आएंगे तो कैसे चलाएंगे फोन फिर? पड़ोसी चला रहे हैं, पड़ोसी चला रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर लिया मेरे पड़ोसी से वाईफाई चलाने का। जो फोन बाहर नहीं चलाते उनको फायदा है, घर में चलाओ अपने आराम से बस। घर पे फ्री एक्सेस सब चलता है ना। अगर घर में 3-4 फोन है तो वाईफाई से फायदा है, समझ रहे हो? क्योंकि आप लोग रिचार्ज कराओगे 300 रुपये का रिचार्ज होता है एक महीने का। अगर किसी घर में 3 फोन है 1000 रुपये महीने रिचार्ज जाएंगे, जा रहे हैं कहाँ से लाते थे वैसे? और रिचार्ज का फायदा नहीं है वैसे देखा जाए तो। हम डाटा यूज कर लेते हैं खाली, और वैसे कहाँ करते हैं बताओ? कोई काम नहीं करते। कॉल वॉल तो आजकल कोई करता ही नहीं है किसी को। ऐसा हो जाए डेटा वाला सस्ता हो जाएगा, कम हो जाएगा। 50 रुपए की होने वाला है। सरकार के पास एक काम पहुंचा हुआ है क्या पहुंचा हुआ है कि बात वाला है वो सस्ता करा जाएगा, डाटा वाला बहुत महंगा रिचार्ज। किसी में हो जाती है। जियो वाले से पता क्या करते हैं, मेरे पास कॉल आई है, बोली आप मेरे रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, दूसरे में रिचार्ज चल रहा है, कैसे करा लूं? कि वो मुकेश अंबानी का वाला तुम्हारे रिचार्ज चल रहा है, मैं तो क्यों फोन लगा रहा हूं मेरे पास भाई? अगर तुम्हारा रिचार्ज खत्म होने वाला है तो इतने कॉल करते हैं ना कि तुम्हें खाना नहीं खाने देंगे। आज मेरा दिखाते हैं सर, वैसे कहा बस इतनी बात। ठीक है बेटा, बोल करो, आप लोग बातें मत करो। लड़की बता क्या देते हैं सर को, कहते हैं आपकी सिम बंद कराने वाले मेरे कल करके सिम अभी बंद करो, मेरा कहीं नंबर नहीं लगा हुआ है। उसने कहा किसके बल्ले पड़ गए? मुझे पता ये डराते रहते। तुम्हारा सिम आज तक होगा, आज तक समझ रहे हो? तुमने नंबर चेंज कर देते हो क्या? ना मतलब ऐसा उस पर कभी रिचार्ज खत्म नहीं होता है, परमानेंट रहता है 3 महीने का। अब मैंने ऐसा किया, दूसरी सिम खरीद ली तो उसमें 1 महीने बाद वो कराता हूँ। इस चक्कर में वो कहते हैं 1 महीना आप छुट्टी में ले लेते रिचार्ज। महीने का ऐसा छुट्टी लगती तो आप खुद किया करो 1 महीने। मेरा जो नंबर है, मोबाइल नंबर, ये 10th का है, जब मैं कक्षा 10th में था। मैंने फोन खरीदा, अरे
बहुत पुराना सिम है ये। ए बोलो मत, क्लास 10 से मैं ये नंबर चला रहा हूँ। मैं फोन कराता हूँ इसके बाद ये सिम फोन करा दे जान पहचान मुझे तो डर लगता है कि फोन कराने वाले के किसी दूसरे नंबर पर अटैक ना करे। जाएगा अरे कोई पता नहीं लगा सर। मैंने जब से सिम खरीदी है आपका फोन खरीदा था सिम लगा। तुम नहीं रुकेगा हैं? अरे इसका फोटो ले लो। लिख लिया अरे सर ये रह गया। देखो तुम्हारे हमारे है तो क्या अगर बबलू होगा सर ये यहाँ पड़ा है सर नहीं करते यार शॉर्ट का फार्मूला सर हटा दो इसे। आइए ब्रह्मा जी आ गए। ए बेटा बोलो मत, आप लोग बातें मत करो दादा। इसमें आपकी आवाज आती है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हो गया, ये लिख लिया ना? देख लिया? चलो ये देखो, ये चैप्टर आराम से पढ़ो, आपको टाइम अच्छा खासा है। 3 क्लास फालतू में इसकी। मैंने ये चैप्टर जल्दी करवा दिया ना प्रिंसिपल्स वाला, उस टाइम तो कोई और चैप्टर था, तो इसलिए 3-4 क्लास फालतू में। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैप्टर बड़ा है, इसको टाइम बहुत लगेगा। हाँ वो ऐसे ही करूँगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज 1:30 से स्टार्ट है ना? हाँ सही। आगे बढ़ाइए। एक बार और बता दो प्रेमपाल की। अगर आपने इतनी समझ ली तो मैं किताब से कहूँगा, सब भाई लिखा हुआ है, ठीक है? हम लोग पढ़ते रहेंगे। अरे यार सर लीजिए, किसी को मैसेज देखना देखे मैंने कहा स्कूल निकला दिया ऐसे बुला लिया था नहीं बोला अरे ये पता कौन सा उसकी ये लिख लिया आप लोगों ने सबने? लिख लिया? हटाओ, हटा दो। वो बचा तो नहीं है? नहीं लिखा है, देखो। सर पिछले खाइए फोटो ले लीजिए। अरे नहीं सर को सर पीना नहीं शुगर बोला ये कैसे ना मुंह में लगाएंगे नहीं मिला उसका सिग्नल चला गया आज दुखा। सर इसने ऐसी सिम खरीदी है ना, उसे सिग्नल ही दिया। ज्यादा सिम की खेला खाली करोगे तो ऐसे ही होगा, सिग्नल नहीं आएंगे, फोन नहीं लगेगा, बंद हो जाएगी अपने आप। बोल रहा है ये छेड़ता बहुत जॉन चल रहा है नहीं चल रहा सिम को छेड़ता है। आज ही तो चला दिया अब देखो, पहले से पहले थी यूनिनॉर की है हाँ यूनिकॉर्न स्टार्टिंग में। वही वो सिम बहुत, जो लोग आशिक थे उन्होंने बहुत खरीदी थी सिम को। आशिक लोगों ने सब फ्री था, यूनिनॉर फ्री। चलाता हूँ अब बड़े थे तो खरीदी। उसमें आता यूनिनॉर फ्री था, और कीपैड में आती थी, और कीपैड वाला कर जैसे सिम को। दिन एयरटेल की ले गया तो उस टाइम बहुत से वीडियो कॉल थी नहीं, सब
लोगों का मतलब ये था खाली खाली ऑडियो कॉल हो जाए बस तेरी भी, क्योंकि उस टाइम एक रुपया का एक कॉल चल रहा था 1 मिनट का। इतना लोगों ने सिम खरीदा, वो इतना खरीदा बिगड़ जाएंगे बंदी। अब तो जियो आ गया ना, पहले वो इनो वगैरह बहुत चले थे पहले, पर जियो ने महंगाई बढ़ा दी जब से आया है। पहले सिम था, सबसे पहले आया था रिलायंस का, वो पता होगा रिलायंस का बहुत पहले से। तो जियो रिलायंस है, जियो रिलायंस नहीं पहले रिलायंस था खाली रिलायंस। फिर उसका वोडाफोन आइडिया आया था, मेरा सिम वोडाफोन का था, फिर मैंने जियो पोर्ट करवाया एक बार। ऐसी चीजों को मैंने करवा दिया ए ये हो गया। अब कोई बोलो मत बेटा, शांत रहो थोड़ी देर के लिए। देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा था डीएनए के बारे में, किसका पढ़ा था आप? अरे बैठ जाओगे तुम, अब ज्यादा मत बोलो। डीएनए के बारे में पढ़ा था। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? मतलब तुम तीनों अलग अलग बैठा दूंगा पहले। जेनेटिक मटेरियल सही है। तुम अब कल से इसके बारे में बैठोगे, इधर लड़ाई करोगे, फाइटिंग करोगे वाली, तो सही है। मैं ये बोल रहा हूँ डीएनए के बारे में अगर हम बात करें, तो मैंने कहा था डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। दूसरा हमने देखा डीएनए जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। मैंने बताया एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है बेटा? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, यही तो होता है। इसके बाद किससे क्या जुड़ा होता है, कौन से बॉन्ड द्वारा, वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमने कुछ फीचर देखे, जैसे नेगेटिवली चार्ज होता है, एसिडिक मीडियम होता है, इसका एसिड नेचर होता है। इसके बाद देखा एक एंटी पैरेलल स्टैंड होते हैं, राइट हैंडेड फैशन में होता है। सही है, ये सब हमने देख लिया। जो बेसिक कैरेक्टर थे वो हमने पढ़ लिए। तो हम लोग एक बार किताब पढ़ते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, सब कुछ यही लिखा होगा। देखो बेटा यहाँ देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, आपको बच्चा बोलना मत बेटा, शांत हो जाना। अगर डीएनए के बारे में बात करें तो क्या क्या लिखा हुआ है? कह रहा है डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि पॉलीमर होता है और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। कह रहा है लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आप लोग बताओ, जितने नंबर में न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना ही डीएनए क्या होगी? लेंथ होगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं डीएनए की लेंथ को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम गिनेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कह रहा है और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर टू एज अ बेस पेयर, और हम उसको क्या बोलते हैं? बेस पेयर बोलते हैं। अगले कह रहा है बेटा present in it this also is the characteristic of an organism। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ लिखेंगे, जैसे कह रहा है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज होता है तो कह रहा है नो एज लैम्डा इनटू 174 हैश हाई, अरे जो भी है हाई होते हैं इसको, है सही है। कह रहा है 5386 न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं बेटा? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये होते हैं। हम लोग ध्यान रखो इससे, ठीक है, मैं ध्यान रख लूंगा इसका। देखो बैक्टीरियोफेज लैम्डा, ये लैम्डा यहाँ लिखा हुआ है और मैं बैक्टीरियोफेज इसका साथ पढ़ रहा था। मैं किताब की तरफ 50% देखता हूँ, 50% मेरा माइंड चलता रहता है इतना कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद देखो अगले कह रहा है बैक्टीरियोफेज लैम्डा है 4 कितना है बेटा? 48502। ये नंबर ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ से। बेस पेयर। और कह रहा है स्टेटिया कोलाई हैज 4.6 into 10 to power 6 बेस पेयर। एंड कह रहा है बेटा हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए कितना होता है? 3.3 into 10 to power 9। अब यहाँ पे नीट में क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे हैप्लॉइड का पूछा है, अगर डिप्लॉइड का करोगे 3.3 नहीं होगा, 6.6 हो जाएगा। 6.6 into 10 to power 9। और यही क्वेश्चन तो नीट में आया था। नीट में पूछा था उन्होंने डिप्लॉइड सेल का, और यहाँ पे किसका लिखा हुआ है? हैप्लॉइड सेल का। हैप्लॉइड का मतलब आधे का लिखा हुआ है, और डिप्लॉइड की अगर बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 6.6 into 10 to power 9 बेस पेयर। सही है। तो यहाँ पे स्टार मतलब लेटेस्ट डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ सच अ लॉन्ग पॉलीमर, हम लोग बात करते हैं डीएनए की बारे में। ठीक है, करें? तो देखो हाँ अगले देखो स्ट्रक्चर ऑफ, बेटा यहाँ देखो, यहाँ देखो डायरेक्ट बोल गए, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करें तो आप लोग सबको पता है, स्ट्रक्चर में दिखा दिया था, फिर हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखो कह रहा है द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए और आरएनए आर न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट। कितने होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बेटा नाइट्रोजनस बेस, एक होता है पेंटोज शुगर
राइबोज होता है आरएनए केस में और डीऑक्सीराइबोज होता है डीएनए केस में। अगले कह रहे हैं एंड ऑफ फॉस्फेट ग्रुप और ये क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गए और पेंटोस शुगर हो गया। अगले कह रहा है बेटा नाइट्रोजनस बेस होते हैं दो टाइप के, मैंने कहा था प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स में आएगा एडेनिन और ग्वानिन और पिरामिडिन में आएगा साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। हमने अभी तो यही पढ़ा है सर, ठीक है। अगले कह रहा है साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन द डीएनए, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन द आरएनए, रिप्लेस थायमिन। मैंने आप लोगों को बताया था डीएनए केस में क्या होता है थायमिन होता है और आरएनए केस में थायमिन की जगह क्या होता है यूरेसिल होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी आरएनए में थायमिन नहीं होता, क्या होता है यूरेसिल होता है, और डीएनए में क्या होता है थायमिन। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, और आरएनए में क्या होगा आरएनए में ये होगा, डीएनए में होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। अगले देखो यहाँ पे कह रहे हैं a nitrogenous base is linked to the OH of one carbon pentose sugar through and glycosidic linkage। किससे बन जुड़े होते हैं glycosidic बॉन्ड से, और कह रहा है टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से जुड़े हो उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगले कह रहे हैं सच एज एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन और डीऑक्सीग्वानोसिन, साइटिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन, आपने ये सब बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं आप लोग। इसके बाद लिखा है बेटा एंड यूरिडीन, ये क्या है सब न्यूक्लियोसाइड है, क्या है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब है फॉस्फेट ग्रुप ना हो, खाली क्या हो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस हो। अगले कह रहा है व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5 कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फेटएस्टर लिंकेज। यहां पे कह रहा है फॉस्फोएस्टर लिंकेज, कौन सी, तो मैंने कहा फॉस्फेट जो ग्रुप होता है फॉस्फेट होता है वो अगर पेंटोस शुगर या बोल दो न्यूक्लियोसाइड बात तो एक ही है, उसके साथ जुड़ा होता है किसके द्वारा फॉस्फोएस्टर लिंकेज के द्वारा। कह रहा है करेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पे आप देख लो इस फॉर्म, यहाँ पे क्या होगा न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट, कौन सी टाइप की शुगर प्रेजेंट है वो डिपेंड करेगा वो न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, ठीक है। अगली कह रहा है बेटा टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो मैंने सारे आपको वर्ड बता दिए, फिर सुन लो एक बार। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटोस शुगर जुड़ी हुई है तो उसको हम लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसे हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और वो बॉन्ड होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा होता है दो मैं सोच सकता हूँ दो नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा। बस सारे बॉन्ड क्लियर हो गए, ठीक है। अगले देखो कह रहा है मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है, और कह रहा है अ पॉलीमर हैज फॉर्म्ड हैज एट वन एंड अ फ्री। अब वो बात मत करो, यहाँ पे देखो ये आप लोग बताओ, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या है पेंटोस शुगर है, ये तो है, और ये क्या है नाइट्रोजनस बेस, यही तो है। मैंने बताया, आप लोग बताओ इसको, इतने पार्ट को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, क्या बोलेंगे, और यहाँ पे जो इसके बीच बॉन्ड है वो कौन सा है बेटा ग्लाइकोसिडिक, और इसके बीच है वो कौन सा है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे एडेनिन के साथ जो जुड़ा होगा दूसरा नाइट्रोजन उसके बीच होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ गए। और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच क्या होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये क्या है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, समझ गए हम लोग क्या है चेन। अगले देखो अगले कह रहा है फॉस्फेट में ए मोइटी एट 5 एंड ऑफ शुगर व्हिच इज रिफर्ड टू एज 5 एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिमिलरली एट द अदर एंड ऑफ द पॉलीमर द शुगर हैज अ फ्री OH, जो लगा होता है कौन सा कार्बन लगा होता है तीसरे कार्बन पे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं 5 एंड और 3 एंड। और कह रहा है बेटा व्हिच इज रिफर्ड टू एज 3 एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो यहाँ पे कह रहा है एक लगा होता है OH ग्रुप पांचवें कार्बन पे, एक लगा होता है तीसरे कार्बन पे, इसीलिए हम लोग फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है पांचवें कार्बन पे, OH लगा होता है तीसरे कार्बन पे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एक एंड को 5 एंड, एक एंड को बोलते हैं 3 एंड, समझ गए हम लोग। और ये स्टैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। आगे कह रहा है द बैकबोन। बैकबोन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो शुगर होता है शुगर और फॉस्फेट वही उसी से डीएनए के स्टैंड बने हुए हैं, तो वही क्या होता है डीएनए का बैकबोन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है द बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। किससे बनी होती है शुगर और फॉस्फेट से। द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू अ शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। तो बैकबोन अगर आपसे पूछा जाए तो बनी होती है शुगर फॉस्फेट, ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि बैकबोन ऑफ डीएनए तो क्या होगा शुगर फॉस्फेट, क्लियर, क्योंकि उसी से बने होते हैं डीएनए स्ट्रैंड, क्लियर हुआ। आगे देखो
बेटा यहाँ से हर लाइन से क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग सबको ध्यान सुनो, अगर गड़बड़ करोगे तो पिट जाओगे आप। आगे कह रहा है इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2 पोजीशन इन द राइबोज, आल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायमीन। अब आपको पता है आरएनए केस में थायमीन जगह क्या होता है यूरेसिल, और डीएनए केस में क्या होता है थायमीन। कह रहा है 5 मेथाइल यूरेसिल अनबल केमिकल नेम फॉर थायमीन। अब देखो मैंने आप लोगों को बोला था डीएनए जो होता है वो कैसा होता है बेटा, एसिडिक। कैसा होता है? तो कह रहा है डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। और कह रहा है वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय फैंड्रिच मिक्सचर, अंडरलाइन करो इसे। और कह रहा है इन्होंने जो नाम दिया था इसका दिया था न्यूक्लियन। क्या दिया था? न्यूक्लियन। उसको अंडरलाइन करो बेटा इस साइंटिस्ट को। However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period of time. It was only in 1953 that जो scientists थे Watson and Crick, based on the X-ray diffraction data produced by Wilkins and Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA. तो यहाँ पे कह रहा है डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। और उसके बाद उसको सही से एक्सप्लेन जो किया था वो किसने किया था? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। कह रहा है वन ऑफ द हाई हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। हाउएवर दिस प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ए चारगाफ। अभी चारगाफ की बात हो रही है तो मैं आपको समझा दूं पूरी कहानी। इधर आ जाओ पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से क्वेश्चन मुझे लग रहा है आएगा, आपके साथ भी आएगा और लास्ट ईयर भी आया था। एक आप लोग लिखो हेडिंग डालो चारगाफ रूल। क्या डालो बेटा? क्या हुआ? सही। यहाँ देखो, यहाँ से क्वेश्चन लग आ सकता है चारगाफ रूल। यहाँ पे उन्होंने ये बताया चारगाफ, अपने साइंटिस्ट चारगाफ उन्होंने ये बताया था कि जो प्यूरिन का अमाउंट होता है इक्वल टू होता है पिरामिडिन। क्या होता है? पिरामिडिन। मैं ऐसे बोल सकता हूं पहला देखो प्यूरिन इक्वल टू पिरामिडिन। देख लोगे बेटा? इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या? देखो एडेनिन का जो ए प्यूरिन में कौन आता है? एडेनिन और गुआनिन कौन आता है? इसका मतलब ये हुआ A प्लस G इक्वल टू C प्लस T। ये नहीं बोल सकता हूं क्या मैं? और दूसरी भाषा में बोल सकता हूं कि एक बात और ध्यान रखो हमेशा, एडेनिन का जो अमाउंट होगा वो थायमिन के इक्वल होगा, गुआनिन का होगा साइटोसिन। यानी कि मैं या तो ऐसे बोलूं A प्लस G इक्वल टू C प्लस T, या मैं बोल सकता हूं A के बराबर होता है T और G के बराबर होता है C। ये हमें बताया था साइंटिस्ट चारगाफ ने। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर उसने कह दिया कि बताओ एडेनिन है, कौन है बेटा? उसका अमाउंट 20% है। कितना है? अब वो पूछेगा बताओ साइटोसिन का कितना होगा, बता दोगे? बताओ। एडेनिन का अमाउंट है वो 20% है। अब बताओ साइटोसिन का कितना होगा? कितना होगा? कैसे बताया? तू बता नहीं बता। 50 कैसे बताओ? ये इसका है तो हाँ जी का भी 50 होगा उधर 50 इधर। हाँ तो ऐसे, ये तो ऐसे बोलो। हाँ सही, ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो। A का 20 तो T का 20। हां कोई भी तो 20 इसका रखो, 20 इसका रखो, तो कितना बचा? 30 बचा। अब वो किसी का ही पूछे, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आप लोग खाली ये दो चीजें पता हो, प्यूरिन इक्वल टू पिरामिडिन। सही है? तो आप लोग ऐसे कोई सा क्वेश्चन कर सकते हो। और ये चारगाफ रूल इक्वल टू वो होता है, उन्होंने बताया था कि प्यूरिन का अमाउंट होता है वो इक्वल टू होता है पिरामिडिन, और एडेनिन होता है थायमिन के बराबर, गुआनिन होता है साइटोसिन के। तो आप लोग ये लाइन से लिख लो वहां पे जहां पे लिखा हुआ है चारगाफ, ये लिख लो पूरा चारगाफ रूल करके, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ।
क्या है? ये पढ़ा नहीं रहा है, पता नहीं क्या है। पढ़ा के साथ हाँ? देना देनी नहीं बस तो नहीं करूँ प्लेट दे देना। चलो ये आप लोग क्लियर हो बेटा। pyridine इक्वल टू pyrimidine और एडेनिन का अकाउंट होता है थायमिन का और ग्वानिन का अकाउंट होता है साइटोसिन के बराबर। ये बताया था साइंटिस्ट चारगाफ ने, ठीक है, और इसलिए इसको बोलते हैं चारगाफ रूल। अगले देखो ए, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एरविन चारगाफ दैट फॉर अ डबल स्ट्रैंड डीएनए द रेशियो बिटवीन, यहाँ देखो एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1। क्लियर हुआ? ये बताया था किसने? चारगाफ ने। अगले कह रहा था बेस पेयरिंग ऑफ कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा? एक तरफ अगर एडेनिन होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? थायमिन। और ग्वानिन कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? साइटोसिन। साइटोसिन कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन और थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन। समझ गए हमको? ठीक है। तो कह रहे हैं टू ईच अदर एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन द वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस इन अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रेडिक्टेड। आप लोग बताओ, अगर आपको एक स्ट्रैंड का मैं सीक्वेंस बता दूं तो दूसरे का आप नहीं कर दोगे क्या? आप आराम से कर दोगे बेटा, इसमें क्या है? आप लोग हाँ कॉम्प्लीमेंट्री कर दो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर यहाँ मैं लिख दिया एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, अब आप लोग बताओ यहाँ पे दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा? थायमिन एडेनिन साइटोसिन और ग्वानिन। समझ गए? तो हम लोग क्यों? क्योंकि ये दूसरे क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। समझ गए हम लोग? एक स्टैंड दूसरे स्टैंड का, एक स्टैंड जो वर्क काम करता है वो करता है पेरेंटल स्टैंड की तरह, और दूसरा इसका कैसा होता है? मतलब एक होता है पेरेंटल स्टैंड जो टेम्पलेट की तरह काम करता है, और दूसरा कैसा होता है? इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, अगले देखो ये लिखा है, देखो अगले कह रहे हैं स्टैंड कैन बी आल्सो इफ इज स्टैंड फ्रॉम अ डीएनए, जिसे हम बोलते हैं पेरेंटल डीएनए, एक्ट एज अ टेम्पलेट। और टेम्पलेट का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है बताओ? फर्मा। सही बोला। टेम्पलेट का मतलब होता है फर्मा। फर्मा का मतलब होता है जैसे ईंट होता है, ईंट उसका एक फर्मा होता है, सांचा। सांचा उसमें मिट्टी डालो तो जो लिखा हुआ होगा वैसे लिख जाएगा, तो इसका मतलब उसे क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। तो एक स्टैंड अगर टेम्पलेट है तो उसकी तरह वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्टैंड बनेगा। अगले देखो तो कह रहा है एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड द टू डबल स्टैंड डीएनए लेट अस कॉल देम एज डॉटर डीएनए thus कह रहा है प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल बिकॉज़ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इम्प्लीकेट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। अभी आपको ये वाली लाइन जो लग रही है, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बताया, यहाँ पे सुनो। ये बताया अगर डीएनए है, ठीक है, डीएनए के दो स्टैंड है, आप बताओ डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है दोनों स्टैंड अनबाइंड होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो दोनों स्टैंड जो डीएनए के होते हैं वो कौन से होते हैं? पेरेंटल स्टैंड, और वो वर्क करेंगे टेम्पलेट की तरह। और न्यू स्टैंड का जो फॉर्मेशन होगा, आप लोग बताओ पेरेंटल स्टैंड की जो पोलैरिटी होगी उसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा क्या? तो नए स्टैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और न्यू स्टैंड को बोलेंगे डॉटर स्टैंड। क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए एक स्टैंड पे पोलैरिटी ये है ए टी जी ए ऐसे है, तो आप लोग बताओ न्यू स्टैंड की पोलैरिटी क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट्री। उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी, तो जो नया स्टैंड बनेगा वो हो जाएगा डॉटर स्टैंड, और जो पहले वाला होगा वो कैसा होगा? पेरेंटल। ऐसे तो होता है डीएनए रेप्लिकेशन न्यू, तभी तो हमारा जो डीएनए होता है वो कतई सेम टू सेम होता है किसके डीएनए के? फादर के डीएनए, क्योंकि उन्हीं के डीएनए से हमारा डीएनए बन रहा है। अब हमारी सेल में लगातार हर डीएनए क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि हर डीएनए का एक स्टैंड ने किस तरह काम किया होगा? पेरेंटल स्टैंड की तरह। चलो तो साइलेंट फीचर ये बचे हैं डीएनए के, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। टाइमिंग आपका हो गया, बाकी आप लोग मेहनत करते रहो अच्छे से और पढ़ाई करो बहुत मेहनत से, ठीक है? वो नहीं बन पाएगा ना, एक साइड होगा बाहर, एक साइड होगा दोनों को अलग होंगे और दूसरे दोनों को अलग होंगे। प्लांट में जरूरत ही हो जाता है।